सिंह साहब, ये तेवर तो ऐसा लग रहा है दो दो हाथ करने को तैयार है शिवसेना। हाँ, देखिए जो कमेंट है ये साफ दिखाई दे रहा है कि मतलब कोई भी नरमियत नहीं होगी। नरमी अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि शिवसेना में है, और ये हो सकता है कि दोनों के बीच में, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 3 दिनों से जो कुछ भी हो रहा है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे बीजेपी और शिवसेना को ले जा रहा है। ऐसे में ये कहना कि नेचुरल करप्ट पार्टी बताया था, ये इन्वोक कर रहा है कि भाई बीजेपी यही तो अभी 2 दिन पहले कही थी। नरेंद्र मोदी जी ने समझ तो नहीं गई एनसीपी और बीजेपी का ये गेम प्लान में आ रहा हूं आप दोनों मेहमानों के पास न्यूट्रलाइज करने के लिए कह रही है। नरेंद्र मोदी ने अपने करीब करीब अपने बूते ही महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की चुनावी नैया पाल लगा दी है। इसके साथ ही एक बात और मजबूती से साबित हो गई है, ब्रांड मोदी को चुनौती देने वाला कम से कम आज के दौर में कोई नहीं दिखाई देता। जैसी उम्मीद जताई जा रही थी वैसा ही हुआ। मोदी का मैजिक चल गया और बीजेपी ने 2 सूबों की सत्ता भी कांग्रेस के हाथ से छीन ली। महाराष्ट्र हो या हरियाणा, बीजेपी के हाथों में दोनों सूबों के लड्डू हैं। लंबे वक्त में यह पहली बार हुआ है कि महाराष्ट्र में कोई पार्टी 100 सीटों के आंकड़े को पार कर पाई हो, और यह भी पहली बार हुआ है कि हरियाणा में कोई पार्टी जाट चेहरे के बिना उतरने की हिम्मत जुटा पाई है। सियासत में कई चीजें पहली बार ही होती हैं और खिंची हुई लकीर के आगे उससे भी बड़ी लकीर खींच दी जाती है। इस बार ये बड़ी लकीर खींची है लोकसभा चुनाव में अपना लोहा मनवाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जो राजनीतिक पंडित हाल ही में हुए उपचुनावों में बीजेपी की हार के बाद मोदी को चुका हुआ मान रहे थे, उन्हें मोदी ने करारा जवाब दिया है, और ये मोदी की फितरत भी रही है। लोकसभा चुनावों में कई सियासी जानकार उनकी रैलियों में जुटती भारी भीड़ के बावजूद बीजेपी को बहुमत की बात से साफ इनकार कर रहे थे, लेकिन मोदी ने सबको धता बताते हुए महाजीत हासिल की। महाराष्ट्र और हरियाणा में भी मोदी का वही जादू दोहराया गया है। महाराष्ट्र में कोई बड़ा चेहरा ना होने के बावजूद 125 सीटों के करीब पहुंच जाना किसी जादू से कम नहीं, यानी उससे भी ज्यादा सीटें जो शिवसेना बीजेपी को देने के मूड में थी। इस तस्वीर को और बेहतर ढंग से समझना हो तो साल 2009 के विधानसभा चुनावों पर नजर डालना भी जरूरी है। 2009 में बीजेपी और शिवसेना मिलकर लड़े थे, तब बीजेपी के हाथ 46 सीटें आई थीं। इस बार जब दोनों अलग हैं तो बीजेपी 120 सीटें जीतने में कामयाब रही है। अगर महाराष्ट्र में मोदी का मैजिक चला तो हरियाणा में तो बीजेपी ने वो जीत हासिल की है जिसने अच्छे अच्छे सियासी पंडितों की पेशानी पर हैरत की लकीरें खींच दी हैं। हरियाणा में बीजेपी बिना किसी जाट चेहरे के चुनावी मैदान में उतरी। नरेंद्र मोदी ने सूबे में एक के बाद एक ताबड़तोड़ 11 रैलियां की और जनता के बीच छा गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2009 में बीजेपी को महज 4 सीटें नसीब हुई थीं, और सिर्फ 5 साल में बीजेपी करीब 12 गुना यानी 48 सीटें हासिल करती दिख रही है। महाराष्ट्र हो या हरियाणा, दोनों ही सूबों में बीजेपी ने कोई बड़ा चेहरा आगे रखकर चुनाव नहीं लड़ा था। उसके पास पेश करने को एक ही चेहरा था, और वो चेहरा था पीएम मोदी का। मोदी ने भी पार्टी को निराश नहीं किया, पूरा दमखम झोंका, और नतीजे सब कुछ बयां कर रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। तो इन चुनाव नतीजों के बाद ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई है कि कांग्रेस का जनाधार लगातार खिसकता जा रहा है। एक के बाद एक भी कांग्रेस अपने राज्य खोती जा रही है। केवल 9 राज्यों तक सिमट गई है कांग्रेस। अगर बड़े राज्यों की बात करें, केवल कर्नाटक एक ऐसा बड़ा राज्य है जो कांग्रेस के पास है। बहरहाल अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें, असम, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में उसकी प्रेजेंस है, और केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड और हिमाचल में उसकी प्रेजेंस है। जिसको पैन इंडिया पार्टी कहा जा सकता था, उसका जनाधार आज 9 राज्यों तक सिमटता दिखाई दे रहा है। 9 राज्यों में उसकी सरकार है। जम्मू कश्मीर में एनसी के साथ वो सरकार चला रहे हैं, और झारखंड में
झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन के साथ सरकार चला रहे हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में भी जो चुनाव होने वाले हैं वहां भी कांग्रेस के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। संतोष भारती साहब, यानी कांग्रेस के लिए आने वाले दिन भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। बिहार में कुछ नहीं, जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं, झारखंड में कुछ नहीं, और कुछ बनाने की कोशिश भी नहीं। कुछ बनाने की कोशिश करते दिखाई नहीं देती पार्टी। मजे की चीज ये है रमेश जी कि जो स्थिति 71 के दशक में 70 के दशक में कांग्रेस पार्टी की थी और जो स्थिति इंदिरा गांधी की थी, लगभग वैसी ही स्थिति अब भारतीय जनता पार्टी की होती जा रही है। और वैसा ही एक छत्र अकेला नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का बनता चला जा रहा है। इस चीज को देखते हुए जो दुखद स्थिति नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि कांग्रेस नेता विपक्ष की जगह भी खो रही है। बिल्कुल, कम से कम इन 2 राज्यों में जहां चुनाव हुए हैं यहां पर उसका नेता विपक्ष नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से मात खा गई कांग्रेस, खामोखा सुप्रीम कोर्ट में चली गई। केंद्र में उसका लोकसभा में नेता विपक्ष नहीं है। ये पार्टी आखिर कर क्या रही है? ये पार्टी देश के लोकतंत्र के साथ कहीं न कहीं कुछ कम से कम आज की खबर मैं आपको पहुंचा दूं, राहुल गांधी हुदहुद का कितना नुकसान हुआ है उसके लिए विशाखापत्तनम पहुंचे। बहरहाल इस पे ना करके आलोक मेहता साहब, आज आप देखिए तस्वीर नरेंद्र मोदी ने किस तरह अपने इर्द गिर्द घुमा दी है। आपको याद होगा कि जब डीजल की प्राइस को डीरेगुलेट करने की बात होती थी, बीजेपी भारत बंद का आह्वान करती थी। लैंड एक्विजिशन के जो क्या प्रोविजंस है उसको बदलने की तैयारी हो रही है। आपको याद होगा सुमित्रा महाजन जो आज की स्पीकर है, तब स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी, जिनके रिकमेंडेशन के बाद ये कानून बना। आज गैस प्राइसेस बढ़ गए हैं, इसको लेकर कोई चर्चा नहीं है। सवाल यह है कि जिन फैसलों, आप काले धन की बात ले लीजिए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंट एग्रीमेंट का जब कांग्रेस जिक्र करती थी, बीजेपी कहती थी साहब नाम छुपा रहे हैं, लोगों को बचाने का काम हो रहा। आज वही हो रहा, लेकिन इसकी चर्चा नहीं है। देखिए रमेश जी, सही बात यह है कि जो सत्ता में जब आता है, जैसे बूढ़ा आदमी जवान हो जाता है ना, उसी तरह से जब पार्टी सत्ता में आती है तो सारे दूसरे के पाप के घड़े पर खुद भी बैठने में उसे कोई तकलीफ नहीं होती। तो ऐसा लगता है कि वो इस समय, लेकिन ये बात सही, जनता इतनी जल्दी मोह भंग नहीं होता है रमेश जी। लोगों को लगा, लोग क्या कहते हैं, अरे महंगाई अभी थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी, अरे काला धन आ ही जाएगा। गैस और डीजल के भाव देखिए यदि बढ़ जाते तो इनके ऊपर हमला होता। इस समय उनके थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कुछ अच्छे अनुकूल समय भी मिल रहा है, और इसलिए उन बातों को जो जिसका वो विरोध करती रही उसका वो अब बिल्कुल, और ये कम से कम उसके पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नकवी साहब, न्यूज नेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने भी खूब रैलियां की सर बीजेपी को जीत दिलाने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे, कांग्रेस का कहना है ये परिवर्तन के नाम पे वोट है, लहर की जीत नहीं है, ना कोई सुनामी है। नहीं, अब वो देखिए कांग्रेस पार्टी क्या स्वीकार करती है क्या नहीं स्वीकार करती है, वो विपक्ष में है और उनका जिस तरह से एक के बाद एक हाल हो रहा है, तो वो अभी भी आत्मचिंतन को लिए तैयार नहीं, तो वो उनको तय करना है कि वो किस रास्ते पे जाना चाहते हैं। जहां तक सवाल है इन दोनों राज्यों के जनादेश का, निश्चित तौर से ये विकास और विश्वास का जनादेश है। और जैसे हरियाणा की बात लीजिए, तो हरियाणा में एक बात कही जाती थी कि बीजेपी की न कोई जमीन है, न बीजेपी का कोई अस्तित्व है। हरियाणा में है कहाँ बीजेपी? पिछली बार भी हमें जो है वो 4 सीटें मिली थी, 8% वोट मिला था जी। तो ऐसे हालात में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ वहां पर सरकार बना रही हो, ये अपने आप में सकारात्मक वोट की वजह से है। और निश्चित तौर से अगर वो नकारात्मक परिवर्तन की बात भी करते हैं, तो परिवर्तन क्यों हो रहा है? परिवर्तन इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का कुशासन, कांग्रेस पार्टी का करप्शन सर चढ़ करके बोल रहा था। और महाराष्ट्र में भी जो स्थिति है, महाराष्ट्र में भी जो कहा जाता था कि बीजेपी शिवसेना के बिना कुछ है ही नहीं, वहां पर भी हमने जो है वो एक मजबूत स्थिति खड़ी की और कुछ सीटें रह गई, क्योंकि उसका स्वाभाविक है कि इतने दिनों से 25 सालों से शिवसेना और बीजेपी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ती रही है, तो लोगों के मन मस्तिष्क में एक बात बहुत साफ थी कि भाई शिवसेना और बीजेपी एक ही विचारों की है, एक ही सैद्धांतिक प्रतिबद्धता के साथ काम करती है, तो इसलिए लोग जो है वो शिवसेना को भी साथ गए। इसको हम स्वीकार करते हैं कि चुनाव खत्म हो चुका। नकवी साहब, संजय रावत जो है शिवसेना के सांसद, अभी उन्होंने एक टिप्पणी की, उन्होंने कहा क्या बीजेपी नेचुरल करप्ट पार्टी से क्या समर्थन लेगी?
नहीं, हमने तो कोई समर्थन लिया नहीं, ना हमने कोई समर्थन मांगा। मान न मान मैं तेरा मेहमान, तो अभी तो हमने तो कोई समर्थन न लिया ना हमने समर्थन मांगा। अगर कोई समर्थन दे रहा है, कोई समर्थन के लिए बोल रहा है, बयान दे रहा है, तो उसके बयान पर तो हम प्रतिबंध लगा नहीं सकते, रोक लगा नहीं सकते। तो हमने जब कोई समर्थन नहीं मांगा, न समर्थन हमने लिया, न समर्थन हमने स्वीकार किया, तो इस पे फिर किसी तरह का केवल जो है वो प्रश्न खड़ा करना। आप ये कह सकते हैं हमें आपका समर्थन नहीं चाहिए, थोड़ी जल्दबाजी है। आप कह सकते हैं हमें आपका समर्थन नहीं चाहिए, हम करप्ट लोगों का समर्थन नहीं लेंगे, करप्ट पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे, आप ये कह सकते हैं। जब हमने कहा हो कि समर्थन, सवाल ये पैदा होता है हमने समर्थन मांगा क्या? जब हमने समर्थन न मांगा, न हमने समर्थन कहा कि हम समर्थन उनका मांग रहे हैं, समर्थन हम उन्होंने दे दिया तो हम उसके समर्थन को ले रहे, तो इसकी चर्चा का ही कोई अभी सर देखिए, एक सवाल तो आज आपको मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मैंने देखा कि जितना जबरदस्त क्रिटिसिज्म यूपीए सरकार का आप करते थे, और वो भी अपने शब्दों के मायाजाल में, शायद कोई नहीं करता होगा बीजेपी में। सर आपने डीजल के प्राइस को डीरेगुलेट कर दिया, मार्केट के हवाले कर दिया। सर काले धन में आपने कहा साहब क्योंकि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है इसलिए हम नाम नहीं बता सकते। सर आपने नेचुरल गैस के प्राइस बढ़ा दिए हैं। सर आप भी तो वही कर रहे हैं जो यूपीए सरकार करती थी, आप अलग क्या कर रहे हैं आप ये बताइए ना। नहीं, हम अलग कर रहे हैं, हम अलग ये कर रहे हैं कि आज दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों का सफाया हो चुका है। आज महंगाई माफियाओं का सफाया हो चुका है, जो पिछले 10 सालों से बेखौफ होकर के बेशर्मी के साथ जनधन की लूट कर रहे थे। हमें विरासत में एक बहुत बिगड़ा हुआ और बिखरा हुआ माहौल मिला, उसको हम ठीक कर रहे हैं। और ठीक करने के साथ ही साथ अगर आप देखें तो डीजल के दाम घटे भी हैं और उसके अलावा तमाम और चीजों के दाम भी घट रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं वादा कर रहे हैं कि 3 महीने में हमने सब बदल दिया है। हमने उन कूड़े करकट को जो रास्ते पे पड़े हुए थे, जो विकास के रास्ते में रोड़े थे, जो लोगों के सरोकार को पूरा करने के रास्ते में रोड़े थे, वो रास्ते साफ हो रहे हैं ताकि विकास की गाड़ी सरपट तेजी से दौड़ सके और आम आदमी तक पहुंच सके। ओके, मैं यहाँ पर रुक रहा हूं। उसके बाद हमारे साथ 3 बड़े वरिष्ठ मेहमान हैं। मैं चाहूंगा आप लोग भी सीधे मुख्तार अब्बास नकवी साहब से सवाल पूछ सकते हैं। जाहिर है उनके लिए एक ऐतिहासिक दिन है, इसलिए आप लोग भी एक ऐतिहासिक सवाल उनसे जरूर करिए। हम कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।